बड़ों बुजुर्ग छात्र और नौजवानों, जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मेरे तरफ से विजय दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं फेसबुक पे लाइव हुआ हूँ, उसका खास मकसद है, इसका खास दो मकसद है। एक तो है कि कारगिल विजय दिवस को प्राप्त करने में जो हमारे सेना शहीद हुए, जो अपना बलिदान दिए, और उस बलिदान के उपरांत हमें जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि घुसपैठियों के द्वारा कब्जाए हुए अपने जमीन संपदा को हम पुनः हासिल किए और पाकिस्तान को उनको धराशायी करके विजय प्राप्त किए। लेकिन दूसरा मकसद हमारा ये भी है कि जिस तरह आज बिहार में कोरोना महामारी भयंकर रूप ले रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहला, आज कारगिल युद्ध को जीत करके जो विजय दिवस हम मनाए हैं और मनाने का मौका हमें मिला है, इसका सरासरे भारतीय सेना, जल सेना और वायुसेना को जाता है। जो शहीद अपनी बलिदान दे करके हासिल किया है, उसके लिए हम एक्स नेवी एसोसिएशन बिहार और के तरफ से सभी शहीद सैनिकों को सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, 1999 मई से जुलाई के बीच में कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी पाकिस्तान, जो हमेशा से ही 1962, 1965, 1972 इत्यादि में हम पे छोटे छोटे आक्रमण करते रहे, और जिसका माकूल जवाब हमारा भारतीय सेना दिए, जिसका एक अटैक जो घुसपैठिए के द्वारा किया गया था 1999 में। 1999 में कारगिल, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर घुसपैठिया भेजकर पाकिस्तान लगभग 5,000 घुसपैठिया भेजा था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने दोनों देश के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश किए थे, और ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारे देश पर पाकिस्तान ऐसा विश्वासघात भी कर सकता है। एक तरफ हम लोग दोस्ती के तरफ लाहौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी बस चलवाए थे, बस सेवा यात्रा शुरू किए थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने पूर्व नियोजित ढंग से घुसपैठिए भेज रहा था, और घुसपैठिए लगभग 5,000 की संख्या में वो कारगिल के दुर्गम चोटी पे पहुंचा दिया था, और वो भी लगभग 5,000। और उसमें पाकिस्तानी सेना भी घुसपैठिए के रूप में शामिल था। और ये बात पता कैसे चला? देखिए, हर जागरूक नागरिक भी सेना का काम कर सकती है, और की है। इसमें हमें पता नहीं चलता जब तक एक बकरी भेड़ चराने वाला लड़का जो नहीं जाता कारगिल के दुर्गम चोटी पे, तो हमें पता भी नहीं चलता। पता चलता, लेकिन बाद में पता चलता, जब कोई ऑपरेशन शुरू होता, सेना की मार्च होती, तब पता चलता। वो लड़का गया था भेड़ चराने, और उसका भेड़ गुम हो गया, तो ढूंढते ढूंढते वो 18,000 फीट की ऊंचाई कारगिल पर पहुंचा, जहां पे उसने देखा कि कुछ टेंट लगे हुए हैं। वो आकर अपने घर में बताया, और घर वाले को संदेह हुआ। उन्होंने, जो आपको मालूम है कि कभी भी सेना अपने दुर्गम चोटी के ऊपर नहीं बनाती है अपना आश्रय, वो नीचे स्तर पे बनाती है, और बीच बीच में वहां पे राउंड लेने जाती है, अपने निरीक्षण में जाती है। तो जब सेना को पता चला, तो ऊपर अपना दूत भेजे, कम्युनिकेशन संचार माध्यम से पता चला, तो पता चला कि यहाँ पे घुसपैठिए बैठे हुए हैं। फिर
माकूल जवाब देने के लिए हमारे तरफ से राजनीतिक और सेना के तरफ से कमान संभाला गया, मोर्चा संभाला गया। उस समय एक्चुअल में हम लोग युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग सोचे ही नहीं थे कि पाकिस्तान ऐसा घुसपैठिया भेज करके आक्रमण कर सकता है। फिर भी हमारे देश के नौजवानों का हौसला और राजनीतिक दृढ़ संकल्प, हम जिस समय जो भी घटना घटित होता है उसका श्रेय उस समय के तत्कालीन सरकार, राष्ट्रीय सरकार को भी जाता है, जो उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कदम उठाया कि चाहे जो भी हो जाए हम किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं और कारगिल चोटी को हम पुनः वापस करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर। जहां 5000 घुसपैठिए बैठे हुए थे और वो भी दुर्गम 18,000 की फीट की ऊंचाई पर, जहां से मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूंगा। यदि इस तरफ पाकिस्तान है और ये पूरा कारगिल का चोटी है जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पे भारतीय सेना है। अब यहाँ से कोई एक पत्थर भी फेंके और किसी सेना अपने सेना के सर पे लग गया तो वो हताहत हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, क्योंकि उनको ऊंचाई का लाभ मिल रहा था। हमारी सेना नीचे पे थी, निचले स्तर पे, तो जब भी यहाँ से चढ़ने की कोशिश करते थे तो पाकिस्तान के तरफ से जो घुसपैठिए बैठे थे, छुपे बैठे थे, उनके तरफ से गोला बारूद भी छोड़ा जाता था और पत्थर भी फेंका जाता था, जिससे हम उस चोटी तक पहुंचने में नाकाम होते थे। फिर हमारे युद्ध के रणनीतिकार विशेषज्ञ लोगों से राय ली गई तो उन्होंने एक उपाय सुझाया कि हम दूसरे तरफ से, जहां से भूमि के रास्ते से जहां पे पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है, हम पाकिस्तान में घुस करके और फिर उधर से चढ़ाई करें। लेकिन सभी देश का अपना अपना मान्यता है और भारत हमेशा से ही अपने ही क्षेत्र में रह करके, अपने ही भूमि का उपयोग करके ही दुश्मन को खदेड़ना चाहता है। इसलिए ये योजना को हरी झंडी नहीं मिली, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा समय लगा। लगभग 17 दिन तक जो युद्ध चली थी, जिसमें भारतीय सेना सबसे पहले क्या की कि नियंत्रण कंट्रोल सीमा नियंत्रण के पास से होकर के कुछ सेना अपने तरफ से लड़ती रही इधर से और कुछ सेना पीछे के तरफ गई। नियंत्रण रेखा पार नहीं की, लेकिन नियंत्रण रेखा के नजदीक से जहां से उनका सप्लाई आना जाना राशन रसद जो मिलता था उस सप्लाई को कट किए और उसके बाद यहाँ पे एक सेना की टुकड़ी लगा दी गई कि यहाँ से कुछ सामान सप्लाई ना हो पाकिस्तान को, चाहे गोला बारूद हो या रसद हो या कुछ भी। और दूसरे चोटी से जब यहाँ से वो राशन लेने के लिए आते थे, क्योंकि पहाड़ी ऊंचाई पर 18,000 की फीट की ऊंचाई पर कितना राशन, बहुत कम राशन गया था, तो वहां से जब उतरने की कोशिश करते थे तो नीचे से हम छुप के मारते थे इसको। और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते लगभग 18,000 की फीट ऊंचाई पहुंचते लगभग 17 दिन लग गया, जिसमें कुछ हमारे तरफ से लगभग 550 के करीब में सेना शहीद हुए और 1300 लगभग इंजरी हुई, जिसमें लगभग पाकिस्तान के भी लगभग 5000 घुसपैठिए के हैं या उनके सेना, वो तो मानते ही नहीं है। उनके सेना भी मारे जाते हैं, उनको सौंपते हैं तो बोलते हैं कि हमारा सेना नहीं है। वो अपने देश के नागरिक को भी या सेना को भी सम्मान देना जानती ही नहीं है। जबकि एक तरफ हम अस्वीकार किए कि हमारे 550 सैनिक शहीद हुए और 1300 के लगभग में घायल हुए, लेकिन फिर भी इस युद्ध को पूरी दुनिया ने लाइव प्रसारण दिखाया गया भारत के तरफ से। पाकिस्तान तो माना ही नहीं, वो पाकिस्तान तो झूठ पे झूठ बोलता रहा है कि हमारा है ही नहीं इसमें योगदान, केवल घुसपैठिए है, जो कि जग जाहिर है कि आतंकवाद का एक मात्र देश है और वो है पाकिस्तान। तो दुनिया में हमारा जो विदेश नीति है वो पूरा
पोल खोल के रख दिया है और सारी कंट्री, सारी देश लगभग पाकिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ मान चुका है, मान लिया है और वो बेनकाब हो चुका है। इसमें ऑपरेशन विजय में इंडियन एयरफोर्स के विमान लगभग 32,000 फीट की ऊंचाई से, एक तरफ तो सप्लाई कट किया गया था, दूसरी तरफ से 32,000 फीट के ऊंचाई से गोला बारूद ऊपर से दाग रहे थे, जिनमें उनकी हताहत हो रही थी और सप्लाई कट किया था, जिसकी वजह से वो लोग अपना सप्लाई ना तो सेना भेज पा रहे थे और ना ही राशन पानी भेज रहे थे। और उसमें लगभग 25,000 गोले का इस्तेमाल हुआ, 5,000 बम, जिसमें 300 मोटर लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। अंततः 17 दिन के 70 डेज के निर्णायक लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को कारगिल के दुर्गम चोटी पर भारतीय सेना ने झंडा फहराया और उसी के उपलक्ष्य में ऑपरेशन विजय के नाम से हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। दोस्तों, इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, जो 13 जेन के राइफल के कमांडिंग अफसर थे, उनकी शहादत हुई, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे 1/11 गोरखा राइफल के थे, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस प्रकार इस लिस्ट में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जो कि अपने विमान उड़ा रहे थे, उसी बीच में उनको पाकिस्तान की तरफ से हथियार को नष्ट कर दिया गया। फिर भी उन्होंने जब पैराशूट से नीचे आते हुए भी उन्होंने बहुत सारे हताहत किए पाकिस्तानी सेना को, अंततः वो मारे गए। लेकिन वो पैराशूट से उतरते हुए भी अपने हिम्मत और धैर्य का साहस दिखाया और वीरता का साहस दिखाया और साहस परिचय दिया और बहुत सारी सेनाओं को, पाकिस्तानी सेना को हताहत किए। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जोगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कप्तान अनुज नैयर, मनोज सिंह, कमाल हनीफुद्दीन और बहुत सारे जो जिनको भारतीय सेना के तरफ से सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, वीरता चक्र से नवाजा गया। उसके अलावे भी बहुत सारे हमारे अनगिनत साथियों, जो कि हम नाम नहीं बता पा रहे हैं, इतिहास के किसी पन्ने में खो गए। क्योंकि बर्फीली दुर्गम चट्टानों में, कहीं बर्फीली रास्तों में दब के शहीद हो गए, उनका नाम हम बता नहीं पाए। उन सब शहीदों के नाम हमारा एक सलाम। भाइयों, आज मुझे लाइव होने का दूसरा मकसद था बिहार में फैल रहे अनियंत्रित शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर स्टेट में फैला हुआ है कोरोना, हर स्टेट में फैला हुआ। लेकिन वहां जितने संक्रमित हैं, जितने ठीक हो रहे हैं, जितने डेथ हो रहे हैं, उनका अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र मान लीजिए कि 1,000 यदि संक्रमित है तो 850 क्योर हो रहे हैं और 150 के करीब में डेथ हो रहे हैं। जबकि बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। यदि 1,000 संक्रमित है तो 900 डेथ हो रहे हैं, 50 से 60 क्योर हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बिहार सरकार मेडिकल की सुविधाओं को एकदम ध्वस्त कर चुका है, कहीं का नहीं छोड़ा है। अब इसमें केवल नीति, मैं यहाँ पे किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल को दोष देने नहीं आया हूं और ना तो किसी का गलती छुपाने के लिए आया हूं। यहाँ पे 15 साल से शासन कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि 15 साल के अंदर में उनको मेडिकल सुविधाएं सुदृढ़ और सुनिश्चित करना चाहिए था। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में मैं प्रशासन और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता को मानता हूं, जो आम जनता है, जो आज कभी
जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, गुंडे बदमाश, और उनको चुनाव के समय वोट दे देती है। ऐसे वोट देती है जैसे ये मेरा जात है, ये मेरा गांव का है, ये उस क्षेत्र का है, ये उस क्षेत्र का है, ये उस पार्टी का है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है। जबकि मान लेते हैं कि किसी भी कास्ट का है, आज जिस लगभग हर 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 स्टेट में जातिगत बेस्ड पार्टी बन गई है। उदाहरण के तौर पर आरजेडी जो बिहार में है, यादव की पार्टी है, रालोसपा लगभग कुशवाहा की पार्टी है, और बीजेपी को लोग बोलते हैं कि अगड़ों की पार्टी है। मैं ये सब मानता नहीं हूं, लेकिन जैसा धारणा है वैसा बता रहा हूं। तो यदि आरजेडी यादव की पार्टी है तो यादव को ही सताता है, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। कुशवाहा को ही सताता है, बहुत सारा उदाहरण है। तो मैं यही साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ना तो कुशवाहा का कोई पार्टी है, ना तो कोई यादव का पार्टी है, सब स्वार्थ की पार्टी है। जो अपना स्वार्थ सिद्ध होता है वो उसको वोट करता है, जो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है नहीं वोट करता है। चुनाव का समय जात 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 बोलता है, और चुनाव जीतने के बाद किसी को कोई पहचानता तक नहीं है। और इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जो गुंडा बदमाश चुन के भेज देते हैं, या तो जात के नाम पर नीचे देखो या ऊपर देखो। ये बहुत बड़ा बिहार में बहुत बड़ा एक नाटक था कि ऊपर देखो नीचे देखो। जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो किसी जात को टिकट दे नीचे से, तो यादव लोगों में या अन्य में होता था कि ऊपर देखो, मतलब कोई भी जीत के जाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यादव बनेगा। इसलिए भाई किसी को टिकट दे रहा है किसी भी जात को, तो यादव को संकल्पित करते, समर्पित कराते थे कि भाई इसी को टिकट दो। एक कहावत बन गई थी कि या लालू यादव जी एक कुत्ता को भी टिकट दे देंगे, कुत्ता के गले में भी टिकट बांध देंगे तो वो भी जीत जाएगा। लेकिन जो यादव में भी बहुत जो पिछले तबके के लोग थे, उनको सुख सुविधा मुहैया नहीं हुआ। चलते चलते 15 साल शासन किए, जंगल राज कायम हुआ, जो केवल बड़े लोगों को ही उनको लाभ मिला, और नीचे लोग दबते के चले गए, पिछड़ते चला गया। इसके बाद में लोगों में जागरूकता आई और जंगल राज को निशाना बनाकर नीतीश कुमार जी शासन में आए। लेकिन वहां पे कुछ मजबूरी भी नीतीश कुमार की थी कि जब शुरुआत के दिनों में वो बहुत अच्छे काम किए। बिहार की सड़कों का उदाहरण, मुंबई की सड़कों से बेहतर हालत कर दिए। अस्पताल में जनरेटर सुविधा दिया गया, हर अस्पताल में मेडिकल सुविधा लगभग सुनिश्चित की गई थी। बट बिहार की जनता की यहाँ गलती थी कि जब दोबारा 5 साल बीतने के बाद जब चुनाव हुआ, उनको खंडित जनादेश मिला। अब वहां पे हम नीतीश कुमार की गलती नहीं मानेंगे। अब वो भी क्या किए, वो भी गुंडे बदमाश की पार्टी भर गई, मंत्रिमंडल में गुंडे बदमाश भर गए। अब जहां पे विकास का पैसा आता था, वो अपने मातहत को, गुंडे बदमाश को ठेकेदारी देते थे। रोड बनाने के जगह पे केवल कंक्रीट बिछा के काम चल जाता था। स्कूल बनने के जगह पर ऐसे ही फंड उठा लिया जाता था यहाँ। और इसी के वजह से आज मेडिकल व्यवस्था भी चरमरा गई है। और यदि इस पर नीतीश जी या कोई पुलिस प्रशासन उस ठेकेदार पर कार्रवाई करते थे, तो वो जो पार्टियां थी, चाहे वो पहले नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ थे तो उनके गुंडे बदमाश, या इनके पार्टी के ही खुद गुंडे बदमाश सरकार गिराने की धमकी देते थे। अब सरकार चलाना है या सरकार गिराना है या शहीद होना है, ये सरकार की मजबूरी बन जाती थी। जिसके वजह से अब एक सरकार बचाना, सरकार गिराना, शहीद होना, इस चक्कर में अब पूरी जनता शहीद हो रही है। पूरी जनता, जितने भी अभी बिहार में मोर्टेलिटी रेट कोरोना के परिप्रेक्ष्य में 90% है, जबकि अदर स्टेट में 10%, 12%, 3%, 5% से कम है, जबकि बिहार में 90% है।
इसका पूरा श्रेय अभी जनता को ही जाएगा। क्योंकि फिर वही नीतीश कुमार और फिर वही आरजेडी हम सबके बीच में चुनाव में आ रही है। और कोरोना महामारी को अभी साथ में एकदम आंखों के सामने घटित हो रहा है, फिर भी वर्चुअल रैली, एक्चुअल रैली, और इसके नाम पर कितने मतलब प्रलोभन दिए जा रहे हैं। कोई जात के नाम पर आकर के भी अभी से अपना मैदान बना रहा है, अपना क्षेत्र में घूम रहा है कि मैं जात हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड से आ रहा हूं, मैं यादव हूं, मैं आरजेडी से आ रहा हूं, मैं राजपूत हूं, मैं बीजेपी से आ रहा हूं, मैं जायसवाल हूं, मैं मेरे को ही बीजेपी टिकट देगी, मेरा यहाँ पे ज्यादा वर्चस्व है। ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई मैं आऊंगा तो यहाँ का अस्पताल ठीक हो जाएगा, स्कूल ठीक हो जाएगा, कॉलेज ठीक हो जाएगा, सड़क ठीक हो जाएगा। सबको यही बोल रहा है कि भाई मैं जात हूँ। अरे भाई जात है तो शादी थोड़ी कराना है तुमसे, तुम शादी तो करोगे ही नहीं। तुम तो साला जाओगे दूसरे स्टेट के मिनिस्टर की बेटी से शादी करोगे या बेटा से शादी करोगे। तो ये सब सोच करके आम जनता को अगला चुनाव में, जो आगामी चुनाव है शायद नवंबर में हो जाए, इस चुनाव को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और जो जेडीयू रूलिंग पार्टी है, जेडीयू बीजेपी रूलिंग पार्टी है, वो सोच रही है कि अभी चुनाव हो जाए। क्यों हो जाए भाई? इसलिए हो जाए कि लॉकडाउन के दरम्यान में जो भी सुविधा दिए हुए हैं, 1000-2000 बात सही है, दिया हुआ है, वो तो सभी जनता के मन में है कि भाई बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट है तो जनधन खाते में पैसा आया हुआ है, राशन मिल रहा है, तो इसका लाभ कहीं मिल जाए। और इसके चक्कर में चुनाव अभी कराना चाह रहा है, कोरोना महामारी भूल रहा है, जबकि मतलब सारे लोग प्रताड़ित है। वहीं विपक्ष चढ़ा हुआ है कि नहीं, सरकार को इसका लाभ ना मिले और चुनाव कोरोना महामारी के बाद हो। अब वो ये सोच रही है कि कोरोना महामारी अनियंत्रित हो जाएगा, ज्यादा लोग की मृत्यु होगी, और मृत्यु होने पर सरकार की नाकामी पर थू लोग करेंगे, और उसके बाद में क्या होगा कि हमारी जीत होगी। किसी को कोरोना महामारी और हमारे बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं जीत जाऊं, और ये सोच रहे हैं सत्ताधारी जीत रहे हैं कि मैं जीत जाऊं, विपक्ष सोच रहा है कि मैं जीत जाऊं। किसी को कोरोना महामारी और जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे ठगे जाने वाला जो समुदाय है, मैं समुदाय की राजनीति करता नहीं, ना करूंगा, लेकिन जो सच है वो सच आपके सामने लाना चाहता हूं। जवान और किसान इस में सबसे ज्यादा प्रभावित है जवान और किसान, जिसका कोई सुनने वाला नहीं। किसान साल भर में दो उपज की खेती करता है, धान और गेहूं, दलहन तिलहन या सब्जी बाड़ी की खेती होती है। अपना पूरा मेहनत सुबह से लेकर शाम तक लगाता है, सिंचाई के लिए, पटवन के लिए पैसा खर्च करता है, खाद बीज सब लगाता है, और खुदा न खास्ता बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ हो गई, सारा सपना चकनाचूर हो जाता है। लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं। कोई जेडीयू का जिला अध्यक्ष बन जाता है किसान मोर्चा का, कोई बीजेपी का किसान मोर्चा का, कोई आरजेडी के किसान मोर्चा का। काम कुछ नहीं, काम किसान के लिए नहीं, किसान के नाम पर ठगैती खाली होता है, ठगैती करते हैं। किसान से मतलब ही नहीं है, किसान शब्द मालूम ही नहीं है, किसानी क्या होता है। उनको पूछा जाए कि एक कट्ठा में कितने धान का बीज बोया जाए कि उसको एक कट्ठे में हो जाए, उनको कुछ मालूम नहीं है। 1 केजी 2 केजी 4 केजी 5 केजी 10 केजी कुछ नहीं मालूम है। दलहन तेलहन कुछ मतलब नहीं। खाली बीजेपी का मैं किसान प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बीजेपी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ बिहार, इस केवल पद हथियाने के लिए। और पार्टी भी वही करती है कि ज्यादा से ज्यादा पद दे करके ज्यादा से ज्यादा समुदाय, जात और जनसंख्या वाले लोग को जोड़ती है, जबकि हकीकत में उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं कहना चाह रहा था कि इसमें सबसे ज्यादा जो पिसने वाला समुदाय है वो जवान है और दूसरा किसान है। जवान को भी कोई पूछता नहीं। जब लड़ाई होती है तब सबको याद आता है भाई हम सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि गलवान घाटी में कौन खड़ा है? सेना खड़ा है।
समुद्री की रास्ता से आने वाले पे कौन है भाई? जहाज लेके नौसैनिक है ना। हम क्या करेंगे? हम तो सुरक्षित घर में अपना एसी में सोएंगे। जब पहाड़ी के ऊपर से आता है उसके लिए वायुसेना है ना, हम क्या करेंगे? तब याद आती है। जब कोई शहीद होता है तब मोर्चा निकलता। अब मोर्चा भी निकलने का मकसद सिर्फ यही होता है, कुछ मकसद नहीं होता है। मोर्चा भी इसीलिए निकाला जाता है, शहीदों का सम्मान इसीलिए किया जाता है कि देखिए मेरे साथ कितने लोग पीछे भीड़ लगा के आ रहे हैं। ये सब हमारे बीजेपी के है तो बीजेपी के हैं अनुयायी, आरजेडी है तो आरजेडी के अनुयायी, और जेडीयू है तो जेडीयू के अनुयायी। वो केवल दिखाने की कोशिश करते हैं, सुविधा के लिए कोई नहीं करता है। चाहे वो बीजेपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय कांग्रेस हो, या कोई भी। इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि जब मैं सेना में था, अभी मैं सेना निवृत्त हो चुका हूं, तो उस समय लगभग हर ट्रेन में, रेलगाड़ी में एक बोगी सेना के लिए रिजर्व रहती थी। यूपीए की गवर्नमेंट आई जब दोबारा, लालू जी मुख्यमंत्री रेल मंत्री बने, सारी ट्रेनें से सेना का जो कोटा का रिजर्व कोटा होता था वो सब निकाल दिए। क्यों? क्योंकि ये लाभ नहीं देता है, हानि पहुंचाता है, सीट रिजर्व नहीं होता है, उसका पैसा नहीं आता है। सेना का जवान है, कैसे भी जाएगा, लैट्रिन के बाहर बैठ के जाए। या क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेना में छुट्टी के नाम पर क्या है कि निश्चित नहीं है, छुट्टी मिलती है लेकिन निश्चित नहीं है 5 दिन पहले। लेकिन जो प्लान है, जो सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको तो प्लान है भैया कि मार्च में जाना है तो मार्च में जाऊंगा, अप्रैल में जाना अप्रैल में जाऊंगा। हमारा तो कुछ ठिकाना ही नहीं, सेना के जवान का कोई ठिकाना है नहीं, कब छुट्टी ग्रांट होगा। अब छुट्टी ग्रांट नहीं होगा तब तक क्या होगा? उनको वारंट मिलेगा नहीं, वारंट मिलेगा नहीं तो रिजर्वेशन करा नहीं सकता, और रिजर्वेशन नहीं करा सकता है। फुल पैसा स्लीपर क्लास का, चाहे एसी क्लास का या फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास, फुल पैसा देने के बावजूद भी लैट्रिन के बाहर सो के जाना पड़ता है। जवान को कौन पूछता है? जब मरता है, जब शहीद होता है तब पूछता है, वो भी अपनी। जबकि हकीकत में कुछ नहीं, हकीकत में कुछ नहीं। और दूसरा जो वर्ग है वो किसान है। तो मुझे अपार खुशी हो रही है कि इस परिप्रेक्ष्य में बिहार में एक संगठन खड़ा हुआ है जिसका बिहार प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार द्विवेदी, और जो जवान किसान पार्टी का निर्माण हुआ है इसी वर्ष जून में हुआ था, जिसका अधिवेशन मुजफ्फरपुर में हुआ था, जिसमें कर्नल आर.डी. सिंह सर, कमांडो राकेश रंजन सर, प्रशांत सर, गुडू बाबा, अमित सिंह सर, अमरेंद्र प्रताप सिंह, राजेश कुमार निराला, और लगभग एक्स नेवी एसोसिएशन एट बिहार के लगभग 2000 नौसैनिक और सैनिक जुड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेवारी है इस चुनाव में, और इस लक्ष्य है कि इस चुनाव में 230 के करीब में विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का। उन लोगों ने मुझे भी प्रस्ताव दिया है कि ढाका विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूं। हालांकि मैं अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं तैयार हूं? क्योंकि आज के ज़माने में चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास है नहीं। एक जवान का लड़का और एक किसान का लड़के के पास पैसे की बहुत ही कमी होती है। जबकि आज धांधली और पैसा बांटना, शराब बांटना, और यही करके लोग चुनाव जीतने का काम करते हैं। ये तो जातिगत तो है ही, साथ में चुनाव के समय में अब कितना किसको पैसा दे देते हैं, बांट देते हैं, शराब कितना बांट देते हैं इससे। फिर भी मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि यदि जवान किसान पार्टी से बातचीत हुई, आम आदमी पार्टी से भी शायद बात चल रही है, तो हो सकता है मैं भी मैदान में आऊं, बट अभी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी ढाका विधानसभा क्षेत्र की चुनाव संपन्न होगी, मेरी सक्रियता हमेशा रहेगी, और जो कैंडिडेट साफ सुथरा छवि के होंगे उनके तरफ मेरा समर्थन और जवान किसान पार्टी का समर्थन रहेगा। चाहे जाति कोई हो, जाति से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है। यदि निर्दलीय है तो निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे,
इसका कारण है, इसका कारण ये है, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो बॉम्बे में रहता है, क्या बिहार के बारे में इसको मालूम है, क्या घोड़ासान विधानसभा क्षेत्र या ढाका विधानसभा क्षेत्र के बारे में मालूम है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा एग्जाम्पल देना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, माने या ना माने, मानना ना मानना आपका काम है, बताना मेरा काम है। पृथ्वी से कितना लाख किलोमीटर दूर सूरज है, कितना आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव धरती पर आता है, आता है या नहीं? आता है, जरूर आता है, और प्रकाश फैलता है। दूसरा एग्जाम्पल ये भी बताना चाह रहा हूं कि मेरा फेसबुक पे आप लोग पढ़िए, फेसबुक में आप देखिएगा तो बिहार से आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जो मुंबई आना चाहते हैं या आते हैं, जो संपन्न है, सुखी संपन्न है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन जिनको जरूरत होती है कि भाई मेरा लड़का जाएगा मुंबई में, यहाँ पे पहले शिवसेना और बाद में मन से जो राज ठाकरे की पार्टी है, वो बिहारी छात्रों का शोषण करती थी, यहाँ आने नहीं देती थी, तो उसके डर से बिहार के लोग अपने लड़के को अकेले भेजना नहीं चाहते, और गरीबी के चलते 2-2 3-3 आदमी आ नहीं सकते। तो उन सबों को मैं आह्वान किया हूं कि वो बिहार के किसी भी क्षेत्र से, मतलब कहीं से भी, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, वो बॉम्बे आते हैं, और उनको यदि मेरी जरूरत पड़ती है, मैं अपना मोबाइल नंबर, अपना जगह सब कुछ बता चुका हूं, उनका मैं मदद करता हूं, रहने खाने पीने सबका। तो क्या मैं बॉम्बे में रहकर बिहार का मदद नहीं कर रहा हूं, सेवा नहीं कर रहा हूं? आप फेसबुक पे देखिए, लगभग 20 से 25 लोग आए बॉम्बे में, रेलवे का एग्जाम दिए, जिसमें 10-15 सिलेक्ट भी हुए। उन्होंने फोन भी किया कि सर मेरा रेलवे में हो गया है, और कुछ रहने के लिए भी बोले, तो मेरा घर पनवेल में है, मैं बोला कि ले चाबी जा पनवेल में रहो। तो ऐसा नहीं है कि जो रहेगा क्षेत्र में, घूमेगा, दिन भर दौड़ा धूपी करेगा, वही आपका भला कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जवान किसान का बेटा गरीब होगा, वो बाहर कमाने जाएगा, अपना जिंदगी बाहर ही निकालेगा, तब कमा के ला करके बिहार को सुदृढ़ करेगा। कुछ लोग खानदानी हैं कि नेता का बेटा नेता ही होगा, भले उसमें क्वालिटी हो चाहे नहीं हो, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जीत रहे हैं, चुनाव चल रहा है। तो आज सबसे मैं यही से इतना ही कहकर विदा लेता हूं कि अगला संडे को फिर मैं लाइव होऊंगा, और बिहार की राजनीति के नया दिशा देने के लिए जो हमारा जवान किसान पार्टी बनी हुई है, उसका हाथ मजबूत करने के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा। और दूसरा, लोग ये भी कहेंगे कि अरे इसको वोट दिया तो खराब हो जाएगा। भाई कभी भी किसी भी वोट दिया हुआ बर्बाद नहीं होता है। आप बोलिएगा ठीक है, अब ये तो नया लड़का है, क्या करेगा, इसको 100 वोट देंगे, 200 वोट देंगे, 400 वोट देंगे, 2000 वोट लेगा, 4000 वोट लेगा, 5000 वोट लेगा, ये तो वोट कटो हो जाएगा। नहीं, यदि 2 कैंडिडेट में लड़ाई हुई है पिछले बार, और 20,000 वोट से वो जीता हुआ है, उसका घमंड इतना ज्यादा होता है, इतना उसमें अहम भरा रहता है कि वो किसी भी आदमी का काम नहीं करता है, किसी भी आदमी का नहीं काम करता है। अब बोलिएगा कि यदि जो जीता हुआ वो भी खराब है, उससे जो नहीं हारा वो भी खराब है, अब तीसरे को वोट दे रहे हैं तो बर्बाद होगा। नहीं बर्बाद होगा। यदि आप वो वोट तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे कैंडिडेट को दिए, जीत का अंतर कम होगा। जीत का अंतर कम होगा 500, 600, 400, 200, 300। उसके मन में एकदम डर बढ़ जाएगा कि भाई यदि मैं आज काम नहीं करूंगा, इस बार काम नहीं करूंगा, अगला बार मैं हार जाऊंगा, 100% हारूंगा। वो डर के मारे काम करेगा, तो आपका वोट बेकार गया, वो बेकार नहीं गया, और बेकार जाएगा भी नहीं। लोकतंत्र इसीलिए है कि हर आदमी को जो 4 वोट के काबिल है, वो भी चुनाव लड़ने के काबिल है। अब 4 वोट भी किसी को देते हैं, वो भी कारगर होता है, कभी भी बेकार नहीं जाता है। जिसका एग्जाम्पल अभी बताया, उसके मन में डर बैठा हो, उसके मन में डर रहेगा कि वोट हमें कम मिला है, वोट जो कि एक परिवार पलटने से पलट जाएगा। वो भरपूर काम करेगा, क्षेत्र में भरपूर काम करेगा, क्योंकि अगले बार उसको वोट प्रतिशत बढ़ाना है, नहीं तो वो हार जाएगा।
एक बार 20,000 25,000 30,000 सो जीता तो वो साला कोई भी काम नहीं करेगा, एकदम काम नहीं करेगा। वो अपने चाचा भतीजा, अपने पटीदार, अपने रिश्तेदार को ही आगे बढ़ाएगा, आपको कभी पूछेगा नहीं। तो ये मन में भरम पालना छोड़ दीजिए कि ये तो बाहर आता है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये क्या करेगा देश के लिए, राज्य के लिए, विधानसभा के लिए, क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए। ऐसा नहीं है। जो मैं एग्जाम्पल बताया उससे आप समझ गए होंगे। दूसरा, ये नया आया है, इसको वोट देंगे बर्बाद होगा, बर्बाद नहीं होगा। उसको डर होगा कैंडिडेट को कि इस बार इसको 4,000 वोट मिला, अगले बार मुझे हरा देगा, चल भाई काम करते हैं, वो काम करेगा। तो दो चीज को आप लोग मन में बिठा कर रखिए कि किसी को वोट देने से वोट बर्बाद नहीं होती है। दूसरा, बाहर रह करके भी आदमी, जनता अपने समाज के, अपने गांव का सेवा कर सकता है। अभी हाल फिलहाल की घटना है, कदमुआ गांव, जहां पे लगभग 40 साल से यादव विधायक रहे हैं। 40 साल मतलब 40 साल। मेरे गांव के बगल में गांव है कदमुआ, यादव का टोला है। उस गांव का रोड में लगभग 3 फीट पानी और कीचड़ भरा रहता है पूरे रोड पर, जो घोड़ा सहन से निकलकर सीधा मोतिहारी जाती है। इस संबंध में वहां के भूतपूर्व मुखिया राजेंद्र यादव जी का लड़का रंजीत जी से मेरी बात हुई थी लगभग 1.5 साल पहले, और मैं उस काम को करने वाला था। मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं भी यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मैं भी गरीब का लड़का हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, जवान का लड़का हूँ, जॉब कर रहा हूँ। क्योंकि जॉब नहीं करूंगा तो मुझे पैसे कहाँ से आएंगे, मैं सुदृढ़ कहाँ होऊंगा, मैं आपके बीच आने के लायक कहाँ रहूंगा। तो आप कदमुआ के रंजीत जी से पूछिएगा, मेरा बात हुआ था 2 साल पहले कि उस काम को मैं करूंगा। मुझे समय नहीं मिला, मैं एक बार और क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस काम को एक नीरज कुशवाहा, जो भक्तिया टोला के लड़के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने शायद वो मुखिया के चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऐसे भी अपना छवि बना रहे हैं, और ऐसे भी अच्छे लड़के हैं, क्रिकेट लड़कों को खिलाते रहते हैं। उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके कदमुआ गांव में पूरा सड़क का निर्माण कराए हैं। निर्माण नहीं कराए हैं, वो उसको गड्ढा को ईंट पत्थर कंक्रीट से भरने का काम किया है। जबकि वहां का वर्तमान मुखिया भी यादव है और पूरा यादव का टोला है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई जाति है ही नहीं, राजनीति का कोई जाति ही नहीं है, और जो राजनेता बन जाता है वो किसी जाति का होता ही नहीं है। यदि होता तो लाल बाबू यादव, लक्ष्मी नारायण यादव, ये सारे लोग घोड़ासहन के विधायक रहे हैं लगभग, दोनों मिला के 30 साल। लेकिन यादव की बस्ती कदमुआ में सड़क निर्माण नहीं हो पाई। मुखिया हीरालाल यादव खुद उसी कदमुआ गांव के हैं, नहीं हो पाई। अभी वर्तमान में कदमुआ पंचायत के मुखिया ओम प्रकाश यादव जी हैं, नहीं करा पाए। और एक लड़का, मात्र छोटा सा लड़का नीरज कुशवाहा, उन्होंने यादव टोला के सड़क का, अभी 2 दिन पहले मैं वीडियो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने काम किया। तो मैं यही लास्ट में, अंत में यही कहना चाहता हूं कि जात पात के चक्कर में मत पड़िए। इन जात पात का कोई मतलब नहीं होता है। राजनेताओं के पक्ष में वोट लेने के लिए बोलेगा कि भाई जात हूँ, शादी ब्याह या कोई काम के लिए जाओगे तो बोला कि यार मेरे पावर में ही नहीं है। पावर कैसे होगा? आप तो गुंडागर्दी करने वाला को पाल के रखे हो, उसको पैसा देने में लगा रहे हो, उसको फंड देने में लगा रहे हो, सारा पावर तो वहां खींच रहा है, आपको पावर होगा नहीं। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगला संडे को, रविवार को मैं पुनः लाइव आऊंगा। जो समस्या होगा उस पर फिर विचार करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।